उत्तराखंड विकास एक समीक्षा। और मैं सोचता हूँ कि पहले तो मैं उत्तराखंड, हिमालय, गंगा, इसको मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कि केवल मेरे राज्य के लिए नहीं, इस देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हिमालय का, गंगा का, उत्तराखंड का बहुत महत्व है। इसको देश और दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यदि हम चंद शब्दों में कहेंगे तो वेद, पुराण, उपनिषदों का जो जन्मदाता है वो इन वेद, पुराण और उपनिषदों का जन्म इसी धरती पर होता है। पूरी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बद्रीश विश्वविद्यालय, जिसके पहले कुलाधिपति वेद व्यास जी होते हैं, वो यहीं होते हैं। सारी दुनिया की भाषाओं को जन्म देने वाली वो संस्कृत उत्तराखंड की धरती पर वो पैदा होती है। और मैं एक चीज़ भूल गया था कि ये दीदी हिमालय की पुत्री उमा, और इसलिए इनका पूरा हिमालय से आघात, श्रद्धा, निष्ठा है, इसलिए ये इसी धरती पर हैं। इनका स्वागत करते हैं, हम एक अभिनंदन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि उत्तराखंड को उस रूप में भी देखा जाए तो उत्तराखंड में हिमालय है। वो हिमालय जब भी पूरी दुनिया का आदमी छटपटा है किया है, उसने अंधेरे में, कुहासा में, निराशा में भटका है, तब वो उत्तराखंड की धरती पर आया है। आध्यात्म की दृष्टि से भी पूरी दुनिया की राजधानी है और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुस्तान की संस्कृति का प्राण है। और इसलिए मैं समझता हूं कि गंगा और हिमालय एक दूसरे के बिना नहीं है। गंगा हिमालय के बिना नहीं है। जैसे अभी देवलाल जी ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया कि हिमालय है तो गंगा है, और गंगा है तो हिमालय है, हिमालय है तो फिर परिवार है, और परिवार है तो समाज है, और समाज है तो देश और दुनिया है। और इसलिए यदि एक दूसरे का से जोड़े तो मैं समझता हूँ कि हिमालय को तो जो हिमालय की बात शुरू से लेकर के यदि देखा जाए तो चाहे वो उसमें हिमालय और गंगा के बारे में जो कहा गया, चाहे गीता में कहा गया, वो महाभारत में कहा गया, वो वेदों में कहा गया, उपनिषदों में किया गया, अथर्ववेद में, किसमें गंगा का चित्रण नहीं किया गया है। गंगा को मोक्षदानी कहा गया, जीवनदायिनी कहा गया, और वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है गंगा का। गंगा की एक बूंद पानी भी अमृत है, ऐसा अमृत जल है जो वैज्ञानिक विश्लेषण भी हो गया, जो एक बूंद पानी हजारों व्याधियों को लड़ने की ताकत रखती है। ऐसी गंगा जो स्वर्ग से अवतरित होकर उत्तराखंड की धरती पर विश्व के कल्याण के लिए आई है, हम उस गंगा को नतमस्तक हो उसके चरणों में प्रणाम करते हैं और संकल्प लेते हैं कि ऐसी गंगा, ऐसी माँ जो तमाम थपेड़े खाने के बाद, और मैं अभी देख रहा था एक गंगा में एक रिपोर्ट आई है विश्व बैंक की, जिसमें गंगा में 2,90,00,000 लीटर प्रदूषण कचरा प्रतिदिन गिर रहा है, प्रतिदिन। ऐसी गंगा माँ जो तमाम दूषितों को अपने में समाने के बाद, गंदगी को अपने में समाने के बाद, जिस गंगा माँ ने अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ा, ऐसी गंगा के प्रति 2010 का कुंभ इस बात का साक्षी है, जो कहा गया अभी इलाहाबाद का कुंभ, 2010 का कुंभ, जिसमें 150 देशों के लोग, लगभग 8.5 करोड़ लोग गंगा का स्पर्श करने के लिए, एहसास करने के लिए, और लोग उमड़ रहे थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब चुनौती है हमारे सामने उस हिमालय की और उस गंगा के संरक्षण की, और दूसरा जो यहाँ का जल, जंगल, जमीन और जन है उसको बचाए रखने की। यदि मोटा मोटा देखा जाए तो 65 से लेकर 70% यहाँ वन क्षेत्र है, 30% यहाँ गांव है, शहर है, दुकान है, मकान है। हम पर्यावरण की पहली पाठशाला भी हैं, हम देश की संस्कृति का प्राण भी हैं, हम दुनिया के आध्यात्म का केंद्र भी हैं, हम जड़ी बूटी, उस आयुर्वेद, आयुषो वेदा आयुर्वेद जो आयु का विज्ञान है, और स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम जो सारी दुनिया के स्वास्थ्य की रक्षा का जो सबसे बड़ा मादा रखता है। आपको मालूम है कि चाहे दुनिया के वैज्ञानिक किसी सीमा तक चले गए हों, लेकिन जो चीज मेरी उत्तराखंड की धरती पर, हिंदुस्तान में, यहाँ है, इस हिमालय में, वो वैज्ञानिक भी सिद्ध नहीं कर पाए। कोई वैज्ञानिक, कोई चिकित्सक, कोई देश, कोई दुनिया, कोई संस्था ये साबित नहीं कर पाई है कि हाँ, सिर से धड़ अलग होने पर धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। यदि ये चिकित्सा थी तो मेरे हिमालय में यही थी। सिर से धड़ अलग होने पर
धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण होना। हम अपने को भूलते जा रहे हैं, इसको अर्थ से जोड़ने की जरूरत होगी। जहां उत्तराखंड के विकास की हमने बात की है, विजन 2020 की कल्पना की है कि हम देश को, क्योंकि परिस्थितियां वैसी हैं, जो वन क्षेत्र है उनको भी विकसित करना पड़ेगा, लोगों से जोड़ना पड़ेगा। चिपको आंदोलन भी पूरी दुनिया की धरती पर हमारे यहाँ शुरू हुआ। हमारे यहाँ 12,500 वन पंचायतें हैं। 12,500 वन पंचायतें दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता। यदि एक वन पंचायत में 25 से 30 लोगों में 2.5 लाख लोगों की ऐसी फौज है जो अपने प्राणों को हथेली पर रख करके हिमालय के इन वनों की रक्षा कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता। इनको अर्थ से जोड़ सकते हैं, महिलाओं को इससे जोड़ सकते हैं। आचार्य बालकृष्ण जी से 1-2 बार विचार विमर्श हुआ और उन्होंने उस क्षेत्र में काम करना भी शुरू किया। जड़ी बूटी, आदरणीय रामदेव जी ने हमारा सम्मान, स्वाभिमान पूरी दुनिया में हमारा माथा ऊंचा किया। आज आयुर्वेद के प्रति इस सीमा तक लोगों की रुचि है। और मेरी जो चिंता थी, जो मैंने आदरणीय आचार्य जी को भी व्यक्त की और रामदेव जी से भी व्यक्त की, कि आयुर्वेद की दवाइयों पर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, खपत बहुत बढ़ गई और उत्पादन जब कम होगा, खपत ज्यादा होगी, जड़ी बूटियों का उत्पादन नहीं होगा, तो इसमें मिलावट होकर जिस दिन मिलावट होनी शुरू होगी उस दिन आयुर्वेद की गरिमा नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका उतना असर नहीं होगा। और ये यदि ये पूर्ति कर सकता है तो केवल हिमालय कर सकता है। और इसलिए जड़ी बूटियों का सघन क्षेत्र है, ये दोनों काम होंगे, पर्यावरण की रक्षा भी होगी और वो भी होगा। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो आर्थिकी, यदि इसके विकास की दिशा में इन दोनों चीजों का समन्वय करना पड़ेगा। आयुर्वेद, आयुषोवेद आयुर्वेद पूरी दुनिया उत्तराखंड की धरती पर होगी और उससे समन्वय करेंगे जड़ी बूटी से। तो आयुर्वेद, मैं सोचता हूं जब संजीवनी बूटी हमारे पास, आचार्य जी से मैं कह रहा था, आचार्य हम लोगों ने एक संजीवनी बोर्ड बनाया था, फिर आचार्य जी के एक दल भी गया था, तो मैंने आचार्य जी से अभी चर्चा की कि उस अभियान को आगे बढ़ाइए ना, हम दुनिया की मूर्छा ठीक कर सकते हैं। और उत्तराखंड की धरती में ये ताकत है कि दुनिया का तन और मन यदि कोई ठीक कर सकता है तो केवल और केवल उत्तराखंड कर सकता है, दुनिया में और किसी का मादा नहीं है। तन को ठीक करने के लिए हमारे पास आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, और मन को ठीक करने के लिए हमारे पास हिमालय है, हमारे पास गंगा है, हमारे पास बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हर कदम पर यहाँ पर शक्ति की केंद्र है। तो एक तो जो विकास की चर्चा है, वो विकास की गंगा से जुड़ करके, मुझे इस बात का दुख है कि जो अभियान हम लोगों ने शुरू किया था वो अभियान थोड़ा रुक गया। हमें स्पर्श गंगा बोर्ड बना करके, डॉक्टर बाडोनी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके साथ 40,000 नौजवानों को 2009 में स्पर्श गंगा बोर्ड बना करके नौजवानों से शुरू करके जवानी को जोड़ा था हमने गंगा से, उसके सफाई अभियान से। दीदी आई थी उसमें, और मुझे याद आता है कि गंगोत्री में जब दीदी लालकृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी ने संयुक्त रूप से निर्मल गंगा का एक प्रोजेक्ट जो 50 करोड़ से हम लोगों ने शुरू किया था, वहां से शुरू करने का, वहां शुरुआत कर दी थी निर्मल गंगा की। और ये कहा था कि जहां जहां से होकर के गंगा प्रभावित होती है उसके आसपास के जो गांव हैं, गली हैं, मैं जंगली जी की इस बात से सहमत हूं कि जब तक गंगा और उससे जुड़ी रहने वाली जल धाराओं का संरक्षण नहीं होगा तब तक गंगा का भी संरक्षण नहीं हो सकता। हमने हिमनद प्राधिकरण बनाया था। आज से 20 साल बाद की जो भयावह स्थिति पैदा होने वाली है, ये जो हिमालय से जो ये जल धाराएं निकल रही हैं, ग्लेशियर हमारे पीछे जा रहे हैं, चिंता का विषय, छोटा विषय नहीं है। इसलिए हिमनद प्राधिकरण बना करके उसको जवानी से जोड़ करके किस तरीके से हिमालय खड़ा रह सकता है, इसकी भी जरूरत है। इसलिए 2-3 चीजें की थी। एक तो ये प्रदेश, ये आयुर्वेद का प्रदेश हो जाए, ये प्रदेश ये पर्यटन का प्रदेश हो जाए। यदि हम धरती का स्वर्ग उत्तराखंड कहते हैं तो केवल प्राकृतिक सौंदर्यता है हम में, और इसमें दस्यु स्विट्जरलैंड समाये हुए केवल प्राकृतिक सौंदर्यता का विषय नहीं है। ये धरती का सच में स्वर्ग है, जिसमें प्रकृति का आनंद तो लेता ही, आध्यात्म का आनंद, जीवन का वास्तविक दर्शन मिलता है उत्तराखंड की धरती पर। और इसलिए ये धरती सारे विश्व के लिए प्रेरणा की धरती हो सकती है। अब इसको कैसे समन्वय करें, किस रूप में इसको विकसित करते हुए यहाँ की जवानी और यहाँ के पानी का समन्वय करते हुए कैसे उठाएं, इस पर अध्ययन की जरूरत है। लेकिन इस पर काम भी शुरू हुए।
जैसे धरती का स्वर्ग उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे याद आता है कि दीदी जब मधमहेश्वर गई थी, और आज से 30 साल पहले धर्मयुग में मेरे एक लेख मधमहेश्वर धरती का स्वर्ग मधमहेश्वर छपा था। उस समय मधमहेश्वर को देखने के लिए पूरी उमड़ गई थी दिल्ली और बाहर के लोग। कहां पर है मधमहेश्वर? दीदी ने कहीं चर्चा कर दी होगी मीडिया में कि वहां तो ऐसा है ऐसा है। हम उनको रोक नहीं पाए। जो बाहर से पर्यटक आ रहे, अब इन अवस्थापना को विकसित करने की हमारी बड़ी चुनौती है। लोग तो हमारे पास आएंगे, पूरी दुनिया आना चाहती है, उनको कैसे करके रोकें अपने पास, कैसे करके उनको अवस्थापना दें, कैसे करके उसको व्यवस्थित तरीके विकसित करें, इसकी आज जरूरत है। इसलिए मैं समझता हूं हमारे पास वन और पर्यावरण है, वनों को हम इसके आर्थिकी से जोड़ेंगे और वो उसी रूप में जैसे ये जो हमारी संस्थाएं हैं वन पंचायतें, उनके माध्यम से महिलाओं को जोड़ करके उनमें वनौषधियाँ पैदा कर सकते हैं, उनको और आगे बढ़ा सकते हैं। दोहरा विषय होगा। जब हरियाली होगी, मुझे याद आता है कि जब मुख्यमंत्री निवास पर हमने बाहर नक्षत्र वाटिका नवग्रह वाटिका बनाई थी, तो जब सेना के जो ये थल सेना अध्यक्ष थे सिंह साहब, वो मुझको मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा ये आपने नवग्रह वाटिका बना रखी। मैंने कहा कि हर घर में हम चाहते हैं अभियान हो पूरी दुनिया में, उससे हरियाली भी होगी और लोगों को शांति मिलेगी। ये क्या है, तो उस पर छोटी छोटी पट्टियां लगा रखी थी। ये जो वृक्ष है इसकी स्पर्श करने से शांति मिलती है, ये वृक्ष है इसके नीचे छांव में बैठने से ये होता है। उन्होंने कहा वृक्षों की यह महत्ता तो मैं पहली बार सुना कि इन वृक्षों के पास जाने से, इसके छूने से, इसके पास रहने से, इसके परिसर में रहने से हर की महत्ता दिखा रखी थी। उन्होंने उसी समय कहा मेरे को एक माली दीजिए, मैं सेना मुख्यालय में ये नवग्रह वाटिका तो कम से कम लेके जाता हूँ। वो नवग्रह वाटिका लेकर के गए। तो ये घर घर में खड़ा हो सकता है, लोगों के छतों के ऊपर हो सकता है, एक अभियान हो सकता है जिस सीमा तक की हरियाली फैल सकती है, लोगों को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो ये एक वृहद अभियान की जो ये गंगा स्पर्श समग्र गंगा है, उसका ही एक मैं सोचता हूँ बड़ा अभियान ये हो सकता है। इसलिए मैं सोचता हूँ जहां तक उत्तराखंड के विकास का विषय है, जो लोग उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद निराशावादी बातें करते हैं, उनको मैं दूसरी बात कहता हूँ। नहीं, तब इस राज्य की विकास दर 2.9% थी, हम लोगों ने 18% तक विकास दर को बढ़ाया। जब राज्य बना तब इस राज्य की औसत आय प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 14,300 रुपए थी। आज ये 70,000 से भी बढ़कर के और देश के आर्थिक औसत आय से बड़ा है। जिस दिन राज्य बना उस दिन हमारे जो औद्योगिक निवेश था केवल 5,000 करोड़ था, आज हमारा औद्योगिक निवेश 3,000 करोड़ था। कभी कोई सपने में भी कल्पना नहीं करता था कि कभी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उत्तराखंड की धरती एशिया की सबसे बड़ी धरती हो सकती है। वो यहाँ पर शुरू हुआ आदरणीय अटल जी ने, जब हमको औद्योगिक पैकेज दिया। आज भी टाटा, जब रतन टाटा यहाँ आए थे, उन्होंने कहा 5 वर्ष का यदि अभियान हो तो सारी दुनिया में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 हो सकता है। तो विकास ऐसा नहीं है, विकास की दिशा। लेकिन आज जो बड़ी चुनौती है, जो गंगा का बड़ा विषय है, यहाँ की जल जंगल और जमीन का विषय है, वो बड़ी चुनौती का विषय है। इसलिए उसका नियोजन उसी रूप में करना पड़ेगा। आयुर्वेद की धरती पनपानी पड़ेगी, वन और पर्यावरण की धरती पनपानी पड़ेगी, गंगा से आम आदमी जल धाराओं से जोड़ना पड़ेगा, तीर्थाटन और पर्यटन को उतना ही सशक्त करना पड़ेगा। असीम संभावनाएं हैं, तीर्थाटन की असीम संभावनाएं, पर्यटन की असीम संभावनाएं। और इसलिए मैं इस बात का पक्ष कर रहा हूं कि हिमालय की बिल्कुल अलग से नीति होनी चाहिए। हिमालय का सुरक्षा बल बिल्कुल अलग होना चाहिए। हिमनद प्राधिकरण हर कीमत पर बनना चाहिए। यदि ये देश, क्योंकि ये जो हिमालय है थोड़ा भी आहट करेगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दुनिया के लोगों को शायद ये